अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। और आज के वीडियो ब्लॉग में दो इश्यूज़ पर बात करेंगे कि रहीम यार खान के करीब ट्रेन के अंदर आग लगने के नतीजे में 65 अफराद जाँ भाग हुए। इसके ज़िम्मेदार कौन हैं, इसके मुहर्रिकात क्या थे, जो सिलेंडर फटने का वाक़या था, इससे मुतल्लिक़ कुछ हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके साथ हम बात करेंगे आज़ादी मार्च के काफ़िलों की, जिन्होंने इस्लामाबाद के अंदर पड़ाव डालना शुरू कर दिया है। और इसके अब मुमकिन तौर के ऊपर इनके प्लान है, कितनी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं और क्या क्या अब तक इंतज़ामात किए गए हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब मुमकिन तौर के ऊपर इस मार्च को, इस जलसे को धरने में बदल कर क्या कुछ अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं नाज़रीन, रहीम यार खान के करीब रेलवे जो ट्रेन का जो हादसा पेश आया, जिसके अंदर सिलेंडर फटने के नतीजे में आग लगी और आग ने देखते ही देखते कई बोगियों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में अब तक 65 जो अफराद हैं वो जाँ भाग हो चुके हैं। बहुत अलमनाक ये हादसा है। पाक फ़ौज और रेस्क्यू की टीमें कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और मज़ीद अभी जो ज़ख्मी हैं उनकी ज़ख्मियों की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। और बताया ये गया है वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की जानिब से, और जो इब्तदाई तहकीकात की गई, जो कुछ पिक्चर भी रिलीज़ की गई हैं, उसके मुताबिक इस एक बोगी के अंदर मुसाफिर जो सफ़र कर रहे थे उनके पास सिलेंडर थे, और कहा यह जा रहा है कि ये लोग तबलीगी जमात का जो इज्तिमा था उससे लौट रहे थे, और उस सिलेंडर के फटने के नतीजे में आग लगी। चूँकि वो नाश्ता बना रहे थे और उसके बाद देखते ही देखते पूरी ट्रेन आग की लपेट में आई और कई कीमती जानें उस आग ने अपनी लपेट में लीं और कई घरानों के चिराग गुल हो गए। हमारी दुआ है इस अलमनाक हादसे के नतीजे में जाँ बहक होने वाले लोगों की कि अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे, उनके अहले खाना को सब्र दे। लेकिन बहुत से घरानों का एक नुकसान हुआ है, किस वजह से? उस एक नकारा गैर म्यारी एक सिलेंडर के नतीजे में। ये मामला आपका नहीं है, इससे पहले भी इससे कई सैकड़ों सिलेंडर फटने के वाक़यात हो चुके हैं। लाहौर, उसके अतराफ़ गुजरांवाला, उसके साथ गुजरात के इलाकों के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर ओगरा स्टैंडर्ड्स के बरक्स सिलेंडर्स की बड़ी पैमाने के ऊपर तैयारी का सिलसिला जारी है। जब कभी भी कोई हादसा ये सानिया होता है, सिलेंडर फटता है, तो उसके खिलाफ तहकीकात की जाती हैं, इंतज़ामिया हरकत में आती है, उसके बाद मामला खामोश हो जाता है। इस सिलसिले के अंदर अगर हम बात करें कि क्या सिलेंडर वाकई इंतहाई गैर महफूज हैं, वो किसी भी वक्त फटने से इंसानी जान के लिए एक ख़तरे का बायस बन सकते हैं, इंसानी जान जा सकती है। और इसके साथ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर भी सिलेंडर फट गया। चंद रोज़ कबल मियाँ वाली के अंदर भी एक हादसा पेश आया कि एक एम्बुलेंस थी जिसके अंदर सिलेंडर फटा, कहा कि ये CNG का सिलेंडर है, उसके नतीजे में कई जानें चली गई। और भी बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हुए, स्कूल वैन के कुछ वाक़यात इस किस्म के रिपोर्ट हुए हैं। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, और हमारे वो मुतलका इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें, उनके लिए एक लम्हा फ़िक्र यह है, आज तक जितने भी सिलेंडर फटने के वाक़यात हुए, अगर हम CNG सिलेंडर्स की बात करें तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक सिलेंडर तैयार किए गए थे, इंपोर्टेड सिलेंडर थे, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई सिलेंडर नहीं फटा। ये वो सिलेंडर फटे हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, उसके अंदर आप CNG भरने की कोशिश करते हैं, या LPG के सिलेंडर हैं, गैर म्यारी सिलेंडर हैं जो ओगरा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार नहीं किए गए। ऐसे सिलेंडर्स के फटने के 20 वाक़यात हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर हम LPG और CNG सिलेंडर्स की बात करें तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ओगरा लाइसेंस जारी करता है, लेकिन चंद लोग अपना इजाफी मुनाफे के लिए ओगरा स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, और ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कई फैक्ट्रियाँ, कारखाने कायम हैं गुजरांवाला, गुजरात और लाहौर के अतराफ़ में। इरफान खोखर साहब चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन हैं, उन्होंने माजी में कई मरतबा हुकाम बाला से अपील की, वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने खतूत लिखे, वज़ारत पेट्रोलियम को खतूत लिखे, ओगरा को लिखे कि खुदा के लिए इंसानी जानों के लिए बड़े पैमाने के ऊपर तबाही का बायस बनने वाले इन सिलेंडर फैक्ट्रियों के मालकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ये फैक्ट्रियाँ बंद करवाई जाएँ। उनके कहने के ऊपर गाहे बगाए रेड भी हुए, कई कुछ फैक्ट्रियों के ऊपर वह बंद भी की गई, लेकिन उसके बाद जो दोबारा से कोई फैक्ट्री अपना काम शुरू ना कर सके, उसकी जानिब ज़िली इंतज़ामिया तवज्जो नहीं देती, जिसके नतीजे में आज ये एक इंतहाई अलमनाक ये वाक़या, ये सान्या पेश आया है। तो अब खुदारा हुकाम बाला से हमारी अपील है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर गैर म्यारी सिलेंडर तैयार किए जाते हैं, जो कि ओगरा
सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरते, और आज तक जितने भी सिलेंडर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार हुए हैं उनमें से किसी सिलेंडर के फटने का वाक़या पेश नहीं आया। इंतहाई नाकस किस्म की इसके अंदर चादर इस्तेमाल की जाती है, और इसकी जो सिलेंडर के 2 पीस होते हैं जब उनको वेल्ड किया जाता है तो वो वेल्डिंग भी बहुत सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की मुताबिक होती है। आम वेल्डर वो वेल्डिंग नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों को अगर मलूज़ खातिर रखा जाए तो मुस्तकबिल के अंदर ऐसे साहनियों से, ऐसे हादसा से बचा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि दीगर अगर सूबों के अंदर भी जहाँ पर ऐसे कोई गैर मियारी सिलेंडर बनते हैं उनके खिलाफ मुतलका हुकाम बग़ैर किसी आला सीनियर किसी क़यादत अफसर के नोटिस के हिदायत के बावजूद वो हरकत में आएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ताकि बेहिसी का ये सिलसिला बंद हो। इंसानी जानों से खेलने का ये सिलसिला बंद होना चाहिए, और उसके साथ जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करने वाली कंपनियां हैं सिर्फ उनके ही सिलेंडर्स को मार्केट में फ़रोख्त की इजाज़त होनी चाहिए। और वो हमारे ताजर हजरात जो अपने हम आजकल मौसम सरमा की आमद है, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएँ तो हमें छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर 5,000 रुपये का, 1,500 रुपये का छोटे साइज़ का, दरमियाने साइज़ का सिलेंडर दस्तियाब होता है। उन ताजरों से भी खुद काइंडली गुजारिश है कि वो ऐसे सिलेंडर रखते वक्त वो ओगरा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। अपने 200-300 रुपये के मुनाफे की खातिर वो ऐसे सिलेंडर्स को अपनी दुकान पर फ़रोख्त के लिए मत रखें। ऐसी कंपनी जो ऐसे सिलेंडर्स तैयार करती हैं उनकी हौसला शिकनी करें ताकि दोबारा हम इस किस्म के हादसे से बच सकें। हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, उसको निभाएं। रेगुलेटर्स, ओगरा, ज़िले इंतज़ामिया, सूबाई हुकाम, वफाकी हुकूमत, उसके साथ जो लोग इनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मॉनिटरिंग करते हैं उन सब की ज़िम्मेदारी भी है, और हमें भी इनफरादी सतह के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना होगा ताकि इस तरह के हादसात के अंदर जो इंसानी जानें हैं उनके जो इस तरह के हादसात के नज़र हो जाती हैं दोबारा ये सिलसिला ना हो सके। दूसरा मामला है नाज़रीन, आज़ादी मार्च का काफ़िला, जमीयत उलमा इस्लाम के काफ़िले धड़ाधड़ इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी ये इन काफ़िलों की आमद का सिलसिला जारी है, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, और सबसे बढ़कर GT रोड से इस्लामाबाद दाखिले के लिए जो इस काफ़िले के शुरका हैं उनकी वो भी इस GT रोड से इस्लामाबाद दाखिल होने का उनका सिलसिला भी जारी है। मामला ये है कि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स हर पॉइंट्स पर लग चुके हैं। इस्लामाबाद की शहरियों के लिए भी आमदोरफ्त के अंदर काफ़ी इस वक्त मुश्किलात का सामना है। एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके के साथ वो कश्मीर हाईवे से खैरियत के साथ इस जलसा गाह तक पहुँचते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं। कुछ कंटेनर्स लगाए गए हैं जिससे आम लोगों के लिए भी मुश्किलात यकीनी तौर पर पैदा होंगी। लेकिन अब इस वक्त मामला ये है कि 27 अक्टूबर से कराची से शुरू होने वाला आज़ादी मार्च का ये काफ़िला अब तक किस हद तक अपने जो उसने अपने अहदाफ को हासिल किया है, और जब यहाँ पर वो पहुँचेंगे क्या वाकई 1 नवंबर को मौलाना फजलुर रहमान साहब एक शानदार एक बड़े जलसे से इज्तिमा गाह से खिताब करने के बाद वो अपने तमाम इस काफ़िले के शुरका को अपने अपने इलाकों को वापस लौट जाने की हिदायत करेंगे, ऐसा कोई इरशाद जारी करेंगे या नहीं। तो हम आपके साथ कुछ जो इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है वो शेयर करते हैं कि 1 नवंबर को इस जमीयत उलमा इस्लाम के आज़ादी मार्च के शुरका का जो यहाँ पे जलसा करने की पॉइंट ऑफ व्यू से इकट्ठे हो रहे हैं, उनका 1 नवंबर को उनका वापस जाने का कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर जो इन्होंने इंतज़ामात किए हैं इस्लामाबाद की केटरिंग कंपनी के साथ जो उनकी बातचीत हुई है उसके मुताबिक कम से कम 4 से 6 रोज़ उनका यहाँ पर क़याम करने का इरादा है। जिस किस्म के इंतज़ामात करवाए जा रहे हैं और जो सिटिंग अरेंजमेंट और शामियाने लगवाने का सिलसिला है, तो उस हवाले से भी अदाद शुमार हम आपसे शेयर करते हैं। जो उस केटरिंग कंपनी के साथ बात की गई है, तकरीबन 60,000 के लगभग अफराद के बैठने के लिए इंतज़ामात करवाने की बातचीत की गई है। और उसके साथ जो उस केटरिंग कंपनी जो कि बहुत म्यारी खाने तैयार करती है कि 15 से 20 हज़ार लोगों के लिए उस कंपनी को खाने का आर्डर भी दिया गया है। बाकी जो लोग हैं शुरका उनके लिए वही मौके पर ही जो शुरका हैं इस मार्च के वो खाना तैयारी का सिलसिला वहाँ पर शुरू करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो उनके इंतज़ामात हैं उनसे ये लग रहा है कि वो वापस नहीं जाने लगे। अब दूसरा पॉइंट है कि इस 27 मार्च से शुरू होने वाले इस मार्च के दौरान अब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या हासिल किया है। तो देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो उनका असल बड़ा मुतालबा है कि हुकूमत ख़त्म हो, नए इलेक्शन हो, वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दें, उनमें से तो उनके मुतालबात के पूरे होने के कोई इम्कानात ताहाल दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अब तक 27 अक्टूबर के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरीके के साथ मुनज़्ज़म एक रैली को लेकर वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं,
وہ انہوں نے ایک بات تو اسٹیبلش کر دی ہے کہ جو اپوزیشن کی دو سب سے بڑی جماعت تھی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے جو ایک ویکیوم ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے کریٹ ہوا تھا، جو مؤثر اپوزیشن کا رول پلے کر سکیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت سیاسی دانشمندی کے ساتھ اس گیپ کو کور کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا ہے۔ انہوں نے اپنے پہلی مرتبہ کئی سالوں کے بعد مختلف اجتماعات ضرور ہوتے تھے جمعیت علماء اسلام کے، لیکن ایک سیاسی جماعت کے طور کے اوپر ایک ایجنڈا لے کر آگے بڑھنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب نے منظم طریقے سے جو بڑے ایک ریلی کو، ایک ہزاروں افراد کی ریلی کو جو اسٹیبلش کیا ہے، تو انہوں نے سیاسی حلقوں میں اپنے جو ان کے حلقے تھے اس کے اندر جو انہوں نے گزشتہ 8-10 سالوں کے دوران مختلف حکومتوں کا حصہ رہے، اور اس کے ساتھ جو 2018 کے الیکشن تھے اس کے اندر جو ان کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر بالخصوص جو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، ان کے ورکرز وہ مایوس تھے، انہوں نے مایوسی وہ ختم کر دی ہے، اپنے ورکرز کو انہوں نے دوبارہ سے ریچارج کر لیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس اب تک کے جو ان کا مارچ تھا، اس کے نتیجے میں اگلے 3-4 سال تک وہ ایک بھرپور طریقے سے اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، تمام نگاہیں بھی ان پر جمی رہیں گی، اور بالخصوص جو این موقع کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ان سے ملاقات نہ کی، وہ بھی ایک ڈسٹنس کریٹ ہوا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد اب ان سے ملاقات کی، نواز شریف صاحب سے ملاقات کیے بغیر پہنچے ہیں، تو انہوں نے اپنی انفرادی جماعت کا رہبر کمیٹی اور اپوزیشن کی پورا جو ایک ان کا الائنس تھا، اس سے ہٹ کر جمعیت علماء اسلام نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیاسی طور کے اوپر تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے۔ اب یہ اگلا معاملہ جو ہے کنکلوڈ اس کو وہ کیسے کرتے ہیں سارے معاملے کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب سے جو ان کی رنجش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اسلام آباد کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ انتظامیہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے برعکس ڈی چوک جانے کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ افراتفری ہو سکتی ہے، لاٹھی چارج ہو سکتا ہے۔ اگر انہوں نے یہ آپشنز اڈاپٹ کیے تو وہ جو ان کا 4-5 دن کی ان کی جو ایفرٹس ہے، جو ان کی اچیومنٹ ہے، اس کے اوپر بھی ایک تو پانی پھر جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ وہ انہیں بھی پتہ ہے کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں آنے لگا، حکومت ختم نہیں ہونے لگی، لیکن وہ چند مطالبات ایسے پیش کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر بالخصوص ان کے جو انتخابی حلقوں کے اندر جو دھاندلی ہوئی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر، اس حوالے سے وہ حکومت کے سامنے کچھ مطالبات رکھیں، ان حلقوں کو اوپن کیا جائے، اور اگر وہاں پہ کچھ واقعی دھاندلی اسٹیبلش ہوتی ہے تو وہاں پر الیکشن دوبارہ کروائے جائیں، اور اس کے ساتھ کچھ مزید مطالبات بھی حکومت کے سامنے رکھیں گے، اور سیاسی جو طور کے اوپر اس مسئلے کے اوپر وہ اپنی کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس تدبر کے ساتھ وہ مزید آگے بڑھتے ہیں، اگرچہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو فہم و فراست کا انہیں ایک مینار کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی سیاسی تدبر بھی رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے تو اب کچھ یہ مطلب کل شام تک ساری صورتحال واضح ہو جائے گی، لیکن اٹک، پشاور اور نوشہرہ سے ان کے کارکنوں نے جس بڑی تعداد کے اندر گڑ، چنے اور دیگر ایسی خشک میوہ جات خریدے ہیں، وہ بھی یہ اطلاعات دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو شرکاء آ رہے ہیں خیبر پختونخوا سے اور جو پنجاب سے داخل ہو رہی ہے ریلی، یہ فوری طور کے پر 1 دن کے اندر 1.5 دن کے اندر ختم نہیں ہونے لگی۔ یہاں پر یہ لوگ قیام کریں گے تقاریر کے ذریعے سے، اور صبح شام ورکرز کو ریچارج کر کے حکومت سے مطالبات پیش کیے جائیں گے، رہبر کمیٹی کے ساتھ ان کی سیٹنگز ہوں گی، مطالبات تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور حکومت کو اپنے پیج پر لانے کی کوشش کی جائیں گی۔ حکومت ان کو کس حد تک مطمئن کر پائے گی اور کیا کچھ مزید حتمی طور کے پر وہ اچیو کر پائیں گے، اس کا فیصلہ آئندہ چند دنوں کے اندر ہوگا۔ لیکن اسلام آباد کے شہریوں کے لیے مشکلات ہیں، انٹرنیٹ سروس بند ہو چکی ہے، کچھ مخصوص علاقوں میں موبائل فون سروس بھی ریسٹرکٹڈ ہے، داخلی خارجی راستے بند ہیں، تو یہ 5-6 دن کے لیے تو مشکلات رہیں گی، اگرچہ کہ جس علاقے کے اندر انہوں نے پڑاؤ کیا ہے، کراچی کمپنی بالخصوص جو تجارتی ہب ہے، وہاں پر تاجر بہت خوش ہیں کہ ان کا کاروبار آئندہ 6-7 دنوں تک خوب چمکے گا۔ تو اجازت دیجیے ناظرین، کچھ نئی اپڈیٹ کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔